नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एरर्स एंड वेक्टर एनालिसिस के बारे में, जिसमें वेक्टर एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर चैप्टर में बेसिकली यूज होता है। और आगे जब भी हम कुछ क्वांटिटीज़ या कुछ भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसमें हमें ये ज़रूरी होगा जानना कि वो वेक्टर है कि स्केलर है, क्योंकि तभी हम ये समझ पाएंगे कि उसका कैसे कैलकुलेशन या कैसे उसकी स्टडी एनालिसिस करना है या कर पाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस वेक्टर्स के बारे में, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस वेक्टर एंड स्केलर, उसके पहले एरर एनालिसिस और बाद में वेक्टर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर से ही। देखिए, इस चैप्टर का रोल इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है फिजिक्स में। आप पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक या पूरी मैकेनिक्स पढ़ लेंगे या पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लेंगे, इन दोनों फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या 99% चीज़ें वेक्टर से ही डिफाइन होती हैं। क्योंकि या 99 नहीं कह सकते तो 90% तो कह ही सकते हैं। जहाँ भी कोई क्वांटिटी होगी हमें वो जानकारी रहना बहुत ज़रूरी होगा कि वो वेक्टर है कि स्केलर है। अगर ये पता नहीं होगा तो हम उसका कैलकुलेशन ईजी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, उसके बाद वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर मैथमेटिक्स कैसे यूज करते हैं, वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट में आप पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, और उनके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी आप डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरर्स से, क्योंकि एरर्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और ये बेसिक जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया यूनिट एंड डायमेंशन, उसका एक पार्ट है। एरर क्या होता है, जैसे मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, किसी इंस्ट्रूमेंट से आप कोई मेजरमेंट करते हैं। जब कोई मेजरमेंट करते हैं आप किसी इंस्ट्रूमेंट से तो उसमें दो वैल्यू होती हैं। एक तो उसकी एक एक्चुअल वैल्यू होगी जो होगी, और एक जो आप निकालेंगे मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू। भाई मान लो कोई स्केल है और उस स्केल से तुमने किसी रॉड की लेंथ मेजर की, एक्चुअल लेंथ है मान लो 1 सेंटीमीटर और तुमने मेजर की 0.9 सेंटीमीटर या 1.1 सेंटीमीटर, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जो एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट आएगा वही तो उसकी एरर देखेंगे, और एरर उसी को तो हम डिफाइन कर पाएंगे। तो बेसिकली एरर यहाँ पर तीन टाइप से पढ़ेंगे, एक एब्सोल्यूट एरर, एक रिलेटिव एरर और एक परसेंट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, जैसे तुमने यहाँ पर दो वैल्यू निकाली, एक एक्चुअल और एक प्रैक्टिकल, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर जो माइनस है इसको हम डिफरेंस साइन भी लिख सकते हैं। डिफरेंस का मतलब जो लार्ज वैल्यू होगी उसमें छोटी वैल्यू क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसको रिलेटिव एरर क्या होती है, जो ये एरर आई एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स मैंने इसको लिखा है, तो इसका एक्चुअल वैल्यू से क्या कंपैरिजन है, मतलब द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल वैल्यू, दैट इज नोन एज रिलेटिव एरर। और इसी में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें, इसी रिलेटिव एरर में, तो क्या हो जाएगी आपकी परसेंट एरर हो जाएगी। मतलब परसेंट एरर क्या होती है आपकी वही सिंपल सी बात, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू, यहाँ माइनस की जगह आप डिफरेंस लिखते हैं, डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज परसेंट। तो मतलब किसी की भी मेजरमेंट में दो वैल्यू होंगी, उनमें से वो दो वैल्यू कौन कौन सी होंगी आपको पता है अभी। एक होगी रियल वैल्यू जो रियल में होती है, और एक आप जो निकालेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू। दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो आपकी एब्सोल्यूट एरर। इस डिफरेंस का एक्चुअल वैल्यू से क्या रेशियो हो, रिलेटिव एरर, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो परसेंट एरर होगा।
जैसे इसमें परसेंट एरर को ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो परसेंट एरर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे ये लिखा है परसेंट एरर क्या होता है, एक सेकेंड सॉरी, परसेंट एरर क्या होता है देखो ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो देखो परसेंट एरर इज इक्वल टू, मैंने बताया ना एक्सपेरिमेंट वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पर माइनस नहीं होगा, मैंने बताया ना डिफरेंस होगा। डिफरेंस मतलब एक्चुअल ज़्यादा है तो एक्चुअल माइनस एक्सपेरिमेंटल, और अगर एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा है तो एक्सपेरिमेंटल माइनस एक्चुअल, डिवाइडेड बाई रियल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू। ये क्या है, माइनस या डिफरेंस, प्रैक्टिकल वैल्यू माइनस डिफरेंट एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल या रियल वैल्यू कह सकते हो, डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज नोन एज परसेंट एरर। अब परसेंट एरर का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंट क्वांटिटीज में। जैसे कोई फॉर्मूला है जिसमें दो क्वांटिटी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, और ए में एरर आपकी कितनी है, डेल्टा ए है, बी में एरर आपकी कितनी, डेल्टा बी है, तो आपकी इसमें एरर कितनी होगी वाई में, तो वाई में एरर कितनी होगी, डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई का फॉर्मूला है डेल्टा वाई इक्वल टू ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस तरह अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी है तो इस कुछ नहीं करते, अगर वाई की आपको परसेंट एरर निकालनी है या एरर निकालनी है, परसेंट के लिए क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई 100 का परसेंट कर देंगे तो परसेंट एरर हो जाती है। तो इसमें करेंगे क्या, तीनों क्वांटिटी का परसेंट एरर जो होता है या एरर होता है वो लिख लेते हैं। जैसे ए है तो ए में होगा डेल्टा ए अपॉन ए, बी में होगा डेल्टा बी अपॉन बी, सी में होगा डेल्टा सी अपॉन सी, तीनों को ऐड कर देंगे। अगर मान लो इनके पावर में कुछ है, जैसे यहाँ ए की पावर एल है, बी की पावर एम है, सी की पावर एन है, तो यहाँ एक्स में एरर कितनी होगी, ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो एरर इन एक्स इज इक्वल टू वही ए में एरर डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस बी में एरर डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस सी में एरर डेल्टा सी अपॉन सी, और इनके बाहर ऊपर जो पावर होती है वो बाहर लिख देते हैं, एल एम एंड एन। जैसे मैंने कहा ये तीनों ए बी सी फॉर्मूले में क्वांटिटी है, तो ए में एरर ए अपॉन ए, बी में एरर डेल्टा बी अपॉन बी, सी में एरर डेल्टा सी अपॉन सी, और तीनों की जो पावर है उनके बाहर लिख देंगे एल एम एंड एन। ऐसे इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका मतलब है ए की पावर एल, बी की पावर एन, एम, सी की पावर माइनस एन, तो इस माइनस का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान देना, इस माइनस का कोई रोल नहीं होगा, सब के सब चीजें किसमें होंगी, प्लस में ही रहेंगी, किसमें रहेंगी, प्लस में रहेंगी। जैसे मैं एक फॉर्मूला आपको लिख के दिखाऊं, जैसे मैंने कहा मान लो y इज डिफाइंड एज x की पावर a, सॉरी इसमें दिक्कत हो जाएगी, एक सेकंड, ऐसे लिख लो, a की पावर p, b की पावर q अपॉन c की पावर r, ठीक है। तो अगर इसको तुम्हें परसेंट एरर y में निकालना हो तो डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू, देखो a में परसेंट एरर, तीन क्वांटिटी है a b एंड c, तो a में परसेंट एरर डेल्टा a अपॉन a, प्लस b में परसेंट एरर डेल्टा b अपॉन b, प्लस c में परसेंट एरर डेल्टा c अपॉन c, और पावर क्या है p q r, तो p बाहर आ जाएगा, q बाहर आ जाएगा एंड r बाहर आ जाएगा। ये आपका फार्मूला होगा, और कुछ नहीं आपको करना, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना कि y में परसेंट एरर होगा तो ये यहाँ पर तीनों की अलग अलग परसेंट एरर और उनकी जो पावर होगी वो बाहर लिख देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर समझ गए हो तो देखो मैं क्वेश्चन तुम्हें सिंपल समझाता हूँ। मान लो एक फार्मूला लिखा है y इज इक्वल टू ए अपॉन बी की पावर r, ठीक है, या b की पावर 2। कह रहा है a में परसेंट एरर 1% है और b में परसेंट एरर 2% है, तो y में कितना होगा, तो वही डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू a, तो डेल्टा a अपॉन a प्लस b डेल्टा b अपॉन b, और पावर कितना है 2, तो बाहर क्या जाएगा 2, तो इसमें कितना जाएगा a अपॉन a की परसेंट एरर कितना है 1 प्लस 2 इंटू बी की परसेंट कितना है 2, 2 2 जब 4 1 5%, कितना परसेंट आया 5%, तो y में कितना परसेंट एरर आया 5% आया। अभी से क्वेश्चन कराएंगे आगे और समझ में आएगा। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए ये एरर में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपको उसमें डिस्कस करना। अब आ जाते हैं अपना मेन वेक्टर एंड स्केलर में।
तो इसको समझने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। हम ये वेक्टर और स्केलर पढ़ते ही हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर दो चीज लिखा हूँ, जैसे यहाँ पर एक घड़ी है और घड़ी में मान लो थोड़ी देर के लिए 2 बज रहा है। कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। तो यहाँ कितना टाइम है? 2 o'clock। किसी से पूछोगे वो कितना टाइम बताएगा? 2 बजे, 2 o'clock या 2 PM, 2 बजे। लेकिन मैंने कह दिया कि ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, ठीक है। और इस ट्री के पास, इस ट्री के नीचे 5 मीटर में 10 करोड़ रुपए हैं। तो आप कैसे बताओगे? आप जाओगे, मान लो, ठीक है, आप गए और आप मान लो यहाँ पर पहुंचे और आपसे बताया जाए कि इस पेड़ के नीचे, आपने वो मूवी देखी होगी कि बड़े से डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए छुपे हैं। तो यहाँ पर कहा कि इस ट्री के नीचे 5 मीटर पर 10 करोड़ रुपए छुपे हैं। तो आप क्या बताएंगे? कहाँ? 5, देखो तो 5 मीटर आपका कहाँ हो सकता है? खुद सोचो। 5 मीटर आपका नीचे भी हो सकता है, 5 मीटर आपका इधर भी हो सकता है, 5 मीटर आपका इधर भी हो सकता है, 5 मीटर उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, सीधे सीधे नीचे हो सकता है, सीधे सीधे ऐसे 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 कहीं भी हो सकता है ना भाई। इसके 5 मीटर के रेडियस के अलोंग जो ये 5 मीटर इसने बोला, ये कहीं भी हो सकता है, एक्चुअल थोड़ी ना पता है। तो जब ये 5 मीटर नीचे बोलता है तो ये इंफॉर्मेशन क्या है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्या है? इनकम्प्लीट है। अब यही अगर बोल दे सॉरी, यही बोल दे 5 मीटर, ठीक है, धन्यवाद, 5 मीटर बिलो या नीचे, बट 30 डिग्री, ठीक है, इन ईस्ट में है ना, 5 मीटर 30 डिग्री ईस्ट, 5 मीटर बिलो, मतलब ईस्ट मतलब किधर? पूरब में। पूरब में 5 मीटर नीचे है, देखो साफ साफ बता दिया उसने। तो पूरब किधर है आपका इसकी जड़ से? इधर। अगर आप डायरेक्शन बनाएंगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट इधर है और इससे नीचे कितने डिग्री? कितने डिग्री? 30 डिग्री। यहां पर आप निकाल लेंगे खजाना। यहाँ खजाना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? निकाल लेंगे, आप तुरंत जाएंगे और तुरंत यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन क्या है? ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, बट ये इंफॉर्मेशन क्या है? ये इनकम्प्लीट है। तो देखो, जैसे टाइम था, तो टाइम को बताने के लिए हमें ये बताना पड़ा 2 PM, बस। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कुछ नहीं बताना पड़ा। लेकिन यहाँ पर इसकी लोकेशन बताने के लिए हमें ये बताना पड़ा कि ईस्ट में 30 डिग्री जाने पर, 5 मीटर नीचे जाने पर आपको खजाना मिलेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो कुछ क्वांटिटी में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझना है आपको। डायरेक्शन, कुछ क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए और कुछ क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो वहीं पर यहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है किसकी? स्केलर एंड वेक्टर की। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। यहीं से आप डिफाइन करेंगे कि जिनको डिफाइन करने के लिए, जैसे मैं कहूं स्केलर क्वांटिटीज, ये क्या होती हैं? क्वांटिटीज है ना, द क्वांटिटीज रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन।
ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं। लेकिन वहीं अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी आपकी, ठीक है, दिस हैव टू रिक्वायर्ड बोथ डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इनको डिफाइन करने के लिए दोनों चाहिए हमें। इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इसके लिए डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। जैसे मैंने कहा सिंपल सी एक और एग्जांपल से कि ये ब्लॉक रखा है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस ब्लॉक को तुम्हें, इसमें व्हील लगे हैं, वेस्ट डायरेक्शन मूव कराना है। किधर, वेस्ट डायरेक्शन में। तो फोर्स इधर से लगाओगे कि इधर से लगाओगे, सिंपल सी बात है, आप फोर्स ऐसे लगाओगे एफ। अगर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इस कंडीशन में क्या होगा, 10 न्यूटन फोर्स इन वेस्ट डायरेक्शन। सिर्फ 10 न्यूटन काफी थोड़ी ना है, इसमें आपको वेस्ट बताना भी जरूरी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी की लेंथ बताना है तो लेंथ ईस्ट से भी बताओ, वेस्ट से बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी की मान लो डिस्टेंस बताना है, या डिस्टेंस की जगह आप मान लो सिंपल सा है वर्क बताना है, तो वर्क आपने अगर 10 जूल किया है तो 10 जूल किया है, ना ईस्ट में ना वेस्ट में। टाइम मैंने बोला अभी, तो टाइम जैसे मैंने बताया कि 2 PM है, तो 2 PM ईस्ट में खड़े हो जाओ तो भी है, वेस्ट में हो जाओ तो भी है। तो यहाँ पर टाइम और वर्क को डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। मैंने बताया था कि यहाँ पर जो ये होता है, ये डिजिट, ये मैग्नीट्यूड होता है, और ये क्या होती है, यूनिट होती है। इसमें देखो मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है। तो कुछ क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए केवल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। इनको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। कुछ को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो इनको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यहाँ पर दोनों चीज हमें चाहिए। अगर वेक्टर को डिफाइन करना है तो मैग्नीट्यूड 10 तो चाहिए, साथ में उसकी डायरेक्शन भी चाहिए कि 10 ईस्ट में कि वेस्ट में, नॉर्थ में कि साउथ में, है कि नहीं है। तो इसीलिए वेक्टर का इंपॉर्टेंस आ जाता है, और इसीलिए हर चीज में हम वेक्टर आगे डिफाइन करेंगे। तो स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो स्केलर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। स्केलर मैथमेटिक्स वही होती है जो आपने बेसिक अलजेब्रा पढ़ा है, बेसिक अलजेब्रा पढ़ा है कि 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होगा। वेक्टर में अगर 3 ईस्ट में है, 4 नॉर्थ में है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 3 ईस्ट + 4 नॉर्थ इक्वल टू ये रिजल्ट आएगा। और ये किधर होगा, ये हमारा इधर जाओगे तो इधर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी 3 + 4 की, 4 4 16, 3 9, यहाँ 5 आएगा, तो 5 इन नॉर्थ ईस्ट आएगा। देखो 3 + 4 कितना आया, 5 आया, लेकिन यहाँ 2 + 2 3 + 4 कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसलिए दोनों का डिफरेंस है। इसलिए वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर मैथमेटिक्स हम अलग पढ़ते हैं। इसलिए मैंने बताया कि जो आपकी वेक्टर मैथ है उसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। इसलिए मैं वेक्टर का जो होगा, सॉरी, वेक्टर का यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वेक्टर का प्रोडक्ट, ये देखो जो वेक्टर का प्रोडक्ट है, और वेक्टर एनालिसिस हो गया, वेक्टर का एडिशन अलग पढ़ेंगे, वेक्टर का प्रोडक्ट अलग पढ़ेंगे, है कि नहीं। इसलिए वेक्टर को बहुत जरूरी है। इसमें एक टॉपिक और होगा, आगे पढ़ोगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए हम शुरू करते हैं आगे इसी में, तो ध्यान से देखिएगा। वेक्टर एनालिसिस आज हम अब स्टार्ट करेंगे। वेक्टर एनालिसिस 1 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर बताता हूँ। तो नमस्कार। तो देखिए वेक्टर एनालिसिस की शुरुआत करते हैं हम।
तो वेक्टर एनालिसिस मैंने बताया कि क्या हो, इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होगा, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस की जो अभी मैंने बताया आपको, इसमें इसके एग्जांपल्स आपने नहीं देखे होंगे तो मैंने फिर से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्केलर के क्या क्या हैं, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, ईटीसी। वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ईटीसी। इन सबको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए, इन सबको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो वेक्टर एनालिसिस में हम समझेंगे वेक्टर मैथमेटिक्स क्या होती है, तो उसी को हम डिटेल में समझेंगे, इसके बारे में हम पूरा का पूरा समझेंगे ताकि आप समझ पाएंगे। सॉरी, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। देखिए, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में इसमें समझिए। देखो, इसमें एक चीज सबसे पहले आती है नोटेशन की, कि नोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो देखो, जैसे मैंने कहा कोई बच्चा गया 5 मीटर ईस्ट में गया, सिंपल सी बात है। तो इसको लिखने के दो तरीके, जैसे अगर डायग्राम देखो तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो 5 मीटर ईस्ट को तो सीधे सीधे एक ऐसे लाइन खींच दो, ये 5 मीटर की, और ये ईस्ट को शो करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे एक एरो बना देना है 5 मीटर की, ये एरो साइन होता है, ज्योमेट्रिकल साइन कहते हैं इसको, ठीक है। और या तो इसको लिख दो 5 मीटर इन ईस्ट। ये दो मेथड होते हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। ये क्या है आपका ज्योमेट्रिकल, और ये क्या है न्यूमेरिकल। इसी में ईस्ट, वेस्ट और साउथ को आगे हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, अप एंड डाउन को 3 एक्सिस में आगे डिफाइन करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स को हम लिखेंगे आई कैप्स यूनिट वेक्टर से, वाई को जे कैप यूनिट वेक्टर से, जेड को के कैप यूनिट वेक्टर से। तो इस वेक्टर एक्सिस का ये इंपॉर्टेंस है, और इसको हम आगे समझने का प्रयास भी करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो देखो, इसमें हम सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मेथड को समझेंगे और ज्योमेट्रिकल एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझेंगे। इसके बाद हम इसमें ये यूनिट वेक्टर फॉर्म में भी समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि वेक्टर टाइप कितने होते हैं। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर समझाने का प्रयास करूं तो देखो, बेसिक कुछ मैं टर्म्स बताऊंगा। सबसे पहला है नल वेक्टर, इनको नोट कर लीजिएगा, बाद में पीडीएफ मिल जाएगी आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो नल वेक्टर क्या होता है, जैसे मैंने लिखा कहीं नहीं गए आप, जीरो मैग्नीट्यूड, लेकिन ईस्ट में खड़े, तो जीरो इन ईस्ट होगा, जीरो इन वेस्ट होगा, जीरो इन साउथ होगा। तो ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ डायरेक्शन में आप खड़े हैं, लेकिन आपके डिस्प्लेसमेंट या कुछ भी वैल्यू एक भी नहीं है, तो ये नल वेक्टर होता है। सेकंड होता है पैरेलल वेक्टर, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये दोनों क्या कहलाते हैं, वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी। ठीक है। तीसरा नंबर देखो, अपोजिट वेक्टर। यहां पर जो पैरेलल है इसको पैरेलल विद इक्वल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल। ओनली पैरेलल क्या होगा, उसमें मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ये अगर ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में होगा, तो ये दोनों किस में होगा, ए और बी, या पी एंड क्यू। तो पी पैरेलल क्या होगा, क्यू होगा। दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है, ओनली पैरेलल। अब पैरेलल विद इक्वल में क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, जैसे ये ए है और इसी के जस्ट इसी के जस्ट अपोजिट क्या आ जाए, भी आ जाए, इसी के जस्ट अपोजिट भी आ जाए इधर तरफ, ये क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है,
लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो मैं लिख सकता हूं बी ए का अपोजिट वेक्टर है, बी इक्वल टू ए, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, बी इक्वल टू माइनस। समझ रहे किस होता है। इसके बाद एक होता है आपका नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले इसी को बता देता हूँ, आगे ही बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक बार समझ लीजिए। होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, दिस शोज ओनली द डायरेक्शन, ये किसको शो करता है, सिर्फ डायरेक्शन को, एंड इट्स इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। नहीं खाए हो बोले, हाँ बाकी इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। दिस शोज डायरेक्शन, ये क्या शो करता है, सिर्फ डायरेक्शन को। जैसे आई कैप लिख दिया कहीं, तो आई कैप किसकी, एक्स की डायरेक्शन को शो करता है, जे कैप किसकी, वाई की डायरेक्शन को शो करता है, के कैप किसकी, जेड की डायरेक्शन को शो करता है। मतलब नहीं समझिए। तो आइए हम इसमें हम बेसिक स्टार्ट करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो दो मेथड में बताऊंगा, सिंपल सा है, एक ज्योमेट्रिकल होगा और एक न्यूमेरिकल होगा। ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, जैसे मान लो एक वेक्टर ये ए है, दूसरा वेक्टर ये बी है, और आपको कह रहा है फाइंड द वेक्टर ए प्लस बी। समझ गए। तो ए प्लस बी निकालने के लिए क्या होगा, सॉरी देखिएगा, ए को जैसा है वैसे बना दो, ये ऐसा है, इसके ऊपर बी जैसा है वैसा बना दो, ये बी ऐसा है, ये ए है, ये बी। अब ए के टेल से बी के हेड की ओर एक लाइन खींचो, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। ये क्या है, ए प्लस, इसको बार बार देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। इसी के एग्जांपल और मैं दूं आपको, मान लो ये ए है और ये बी है, तो कह रहा है ए प्लस बी कितना होगा। हमेशा ध्यान रखना कोई वेक्टर होगा उसके ऊपर एक एरो का साइन जरूर लगा होगा। तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा देखिएगा, ये ए बनाया मैंने, ए के हेड पर बी की टेल रख दो, ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए की टेल से बी की हेड तक ये ए प्लस बी। अगर यही कह दूं मैं आपको निकालना है ए माइनस बी, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, ए माइनस बी निकालने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ, उसको कुछ नहीं करना, एडिशन ही होता है। ये किसका किसका, ए का माइनस बी के साथ। अब माइनस बी क्या होता है, बी का अपोजिट वेक्टर। बी कैसे है, ऐसे, तो माइनस बी किधर होगा, नीचे के साइड, ये क्या होगा, माइनस बी। तो ए माइनस बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ए को बनाएंगे, तो ये आपका ए हुआ, अब माइनस बी नीचे है तो माइनस बी इधर होगा, ये माइनस बी हुआ, तो ए माइनस बी किधर आ गया आपका, सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, ए के हेड से बी के माइनस बी के टेल की, ये माइनस बी है, तो ये क्या होगा, ए प्लस माइनस बी, ये आपका ए माइनस बी का रिजल्ट है। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में मैं बताऊंगा, जिससे यूनिट वेक्टर समझ लो। पहले तीन डायरेक्शन हमारी होगी बेसिकली, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। इन तीनों की डायरेक्शन को लिखने का तीन यूनिट वेक्टर होते हैं। इधर एक्स के लिए आई कैप, और वाई के लिए
जे कैप और जेड के लिए के कैप। ये बेसिकली एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को शो करता है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो यहाँ से यहाँ लिखने के ये पोजीशन वेक्टर होगी वेक्टर आर पी के लिए, या इसी को ओ पी कह देते हैं। ओ पी को वेक्टर आर कहेंगे। लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स किस डायरेक्शन में गया एक्स में, तो इसको डायरेक्शन लिखेंगे आई कैप। वाई में कितना गया वाई जे कैप। जेड में कितना गया जेड के कैप। और इसके यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए दो लाइन साइड में लगाते हैं, ये इसको सिर्फ आर से लिख देते हैं, वेक्टर नहीं लगाते। इसका मैग्नीट्यूड होगा आई का कंपोनेंट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वाई स्क्वायर प्लस जेड का जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए सिंपल सी बात है, दो वेक्टर अगर आई जे कैप में है तो आई का आई से ऐड होगा, जे का जे से ऐड होगा, के का के से ऐड होगा। सिंपल सा है, जैसे लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप और i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। इनका अब एडिशन करना है तो कितना आएगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। देखो ये 2i प्लस i कितना हुआ 3i, 3j माइनस जे कितना हुआ प्लस 2j, और माइनस के प्लस 3k कितना हुआ प्लस 2, ये आपका तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपको और इजी समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे अब पढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन निकालने का एक और बेसिक तरीका होता है पैरेललोग्राम मेथड, उसको मैं आपको बताता हूँ, और ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप तुरंत आंसर निकाल लेंगे। ये जैसे एक सेकंड, ये देखो जैसे दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, ठीक है, और दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो देखो डायरेक्शन इसके निकालने के लिए पहले ज्योमेट्रिकल मेथड अगर समझाऊं, ये ए बनाया, ए के ऊपर बी बनाया, ठीक है, तो इसका रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक आएगा, ए से लेकर के बी तक आएगा कि नहीं आएगा, ए की टेल से लेकर के बी की हेड तक, दिस इज ए प्लस बी, ये रिजल्ट आ रहा है। इस रिजल्ट की डायरेक्शन क्या ये है, मतलब यहाँ पर अगर रिजल्ट डायरेक्शन लगाओगे तो ये जिसकी ए से डायरेक्शन मान लो अल्फा है, यहाँ देखो ए से डायरेक्शन रिजल्ट की आ रही है आर, यही तो है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ रिजल्ट का फॉर्मूला आपको आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और रिजल्ट की डायरेक्शन अल्फा आएगी आपकी, ये लिखा है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस। इससे हम भी डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम मेथड या रिजल्ट ट्रायंगल मेथड होता है, पैरेललोग्राम मेथड, जैसे कि ट्रायंगल मेथड भी कह देते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड में डेरिवेशन स्कूल में आता है, तो इस डेरिवेशन को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखो जैसे यहाँ लिखा है ओ, या ये ट्रायंगल बन, ये दो वेक्टर हैं आपके, ये पी और क्यू, इनके बीच एंगल थीटा है, रिजल्ट कहीं आर गया है, इसको ऐसे पैरेललोग्राम बना दिया, यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल दिया आपने, तो ये एक एक्स्ट्रा एडी आ गया और ये सीडी आ गया। तो अगर ओसी निकालना है तो ओसी क्या होगा, ओडी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर प्लस ऊपर से नीचे सीडी का स्क्वायर। तो ओडी क्या है, ओ ए प्लस एडी, ओ ए प्लस एडी प्लस सी डी। तो देखो ये ओ ए स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर प्लस 2 ए डी प्लस सी डी स्क्वायर। ओ ए क्या है पी, ठीक है, ए डी क्या है, ए डी आपको कहाँ है ए से डी तक एक्स्ट्रा है, तो ये ए डी जो होता है आपका क्यू कॉस थीटा होगा। देखो ये क्यू है, क्यू का नीचे कंपोनेंट होगा क्यू कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा क्यू साइन थीटा। समझिए, तो यहाँ पर ये जो आपका आएगा ये क्यू साइन थीटा, ये क्यू कॉस थीटा। तो ओ ए की वैल्यू आप रखेंगे अगर, तो पी स्क्वायर ए डी की क्यू साइन थीटा क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ओ ए की पी ए डी की क्यू कॉस थीटा प्लस सी डी, देखो सी डी कितना निकाला क्यू साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर किया, तो ये फार्मूला आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, अंडर रूट में लिया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी कॉस थीटा।
tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस ओ डी, अपॉन बेस ओ डी। सी डी अपॉन ओ डी को क्या लिख देगा, देखो ओ ए प्लस ए डी, यहाँ देखो ओ ए प्लस ए डी। तो सी डी की वैल्यू क्यू साइन थीटा, ओ ए की वैल्यू पी, इसके लिए क्यू कॉस थीटा। तो आपका आंसर आ गया tan इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका भी यूज कर सकते हैं। चलिए अगला आप टॉपिक देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहला है बेसिक स्केलर प्रोडक्ट, फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले स्केलर प्रोडक्ट देख लेते हैं, फिर इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला है सिंपल, जैसे ये टू वेक्टर है, ये ए है, ये बी है, इनके बीच एंगल का थीटा है। तो बी का प्रोजेक्शन इसमें ले लेते हैं और ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका आएगा ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। समझ गए। इसी को आप एक भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। देखो ए और बी के ऊपर वेक्टर लगा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ए और बी के बीच कुछ नहीं लगा तो ये स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर कोई देखो डायरेक्शन नहीं लिखी, मैंने आपको भी बताया था यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर देखो थोड़ी देर पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, एक सेकेंड, यहाँ पर था ना कहीं, एक सेकंड बता रहा हूँ। ये देखो ये यूनिट वेक्टर है ना आपका, ये यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से लिखते हैं। जैसे कोई वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर होगा आपका, यहाँ जगह नहीं है मैं तो आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर यूनिट वेक्टर आपका होता है, थोड़ा सा इसको समझ लो कि इसके बिना आगे फिर दिक्कत होगी। यूनिट वेक्टर के बारे में, कोई वेक्टर जैसे ए लिखा है तो ए का यूनिट वेक्टर लिखेंगे ए कैप से, हमेशा किससे, कैप से। तो इसका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसे कह सकते हो वेक्टर ए अपॉन ए, ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। इसका वैल्यू हमेशा कितनी होती है, मैंने बताया था 1। ये हमेशा किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो मैं आगे एक एप्लीकेशन लास्ट में बता दूंगा। काफी मेन टॉपिक पे आते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पर देखो कोई कैप फॉर्म में नहीं लगा, कुछ भी कैप फॉर्म में नहीं लगा। जब कुछ भी कैप फॉर्म में नहीं लगा तो ये कैसा होगा आपका, ये एक रिजल्ट जो आएगा ये कैप फॉर्म नहीं है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या है, स्केलर रिजल्ट है। मतलब इसमें कहीं डायरेक्शन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। डायरेक्शन वहीं आएगी जहां यूनिट वेक्टर कैप फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, कैप फॉर्म में, एन कैप, पी कैप, क्यू कैप। यहाँ कोई कैप फॉर्म में नहीं है। तो इस वजह से जो रिजल्ट आया वो कैसा है, स्केलर। इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। समझना ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, वेक्टर ए इक्वल टू 2। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से पहले एक चीज समझ लो, वो बहुत जरूरी है। एग्जांपल से पहले एक चीज समझ लीजिए। देखिए मैंने 3 चीज बताई थी आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना। ऊपर वाई मान लो चाहे नीचे मान लो। एक्स में यूनिट वेक्टर आई कैप था, वाई में जे कैप था और जेड में के कैप था। जब आप आई डॉट आई निकालेंगे तो देखो आई का मैग्नीट्यूड मैंने बताया कितना, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरी आई का भी 1। कॉस दोनों के बीच, आई और जे के बीच एंगल कितना, 90। कॉस 90 कितना होता है आपका पता होना चाहिए, बताइए, 0 कि 1। यही तो आपको समझना है। ध्यान से देखो, ये आई है, आई का मैग्नीट्यूड 1, ये जे है, जे का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच एंगल कितना है, 90। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी
यहाँ cos 90 नहीं आएगा, cos 0 आएगा, क्योंकि यहाँ i और j नहीं है, यहाँ i और i है। देखो i है और दूसरा i है, तो i से एंगल कितना होगा 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो i डॉट i कितना आ गया 1। इस तरह j डॉट j कितना आएगा 1। इस तरह k डॉट k कितना आएगा 1। अगर अलग अलग की बात करो, मतलब सेम वाले ना हो, जैसे मैंने बताया भी कि i डॉट i डॉट j अलग अलग हो, तो उस फॉर्म के लिए मैं यहाँ पर आपको अगले पेज में बता देता हूँ। देखिएगा, जैसे मैंने कहा तीन चीज़ अभी निकाली, i डॉट i कितना हुआ 1, j डॉट j कितना हुआ 1, k डॉट k कितना हुआ 1। अब अलग अलग देखो तो i डॉट j कितना होगा, यहाँ बना देता हूँ फिर से, i j k। देखो i का मैग्नीट्यूड 1 क्या होता है, a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा, बीच में डॉट है, तो a के साथ a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच एंगल, तो i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1 एंड सॉरी एक सेकेंड, तो देखो i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस, और i और j के बीच एंगल कितना है 90 है कि नहीं है, i और j के बीच एंगल 90 है। जब i और j के बीच एंगल 90 है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो i डॉट j कितना आ गया 0 आ गया, cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0। इस तरह j डॉट k कितना आएगा 0, इस तरह k डॉट i कितना आएगा 0। अब इनका रिजल्ट कोई स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, तो जितना a डॉट b आएगा उतना ही b डॉट a आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों रिजल्ट क्या है स्केलर। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ तो आपको और बेहतर तरीके से आंसर समझ में आएगा। देखिए जैसे मैं लिखा कोई चीज वेक्टर a डिफाइन है, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर b है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। कह रहा है a डॉट b बताओ, तो a डॉट b कितना होगा, देखो i का i से 1 होता है, यहाँ देखो i का i से कितना होता है 1, तो i का i से 1 और 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 1, यहाँ प्लस माइनस का माइनस, 3 1 जा 3 और j का j से 1, प्लस का प्लस से प्लस, 2 1 जा 2, k का k से 1। अब बाकी देखो i का j से 0, j का k से 0, j का i से 0, j का k से 0, k का j से 0। सिर्फ सेम होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, किसका होगा i का i से होगा, j का j से होगा, k का k से होगा, i का i से, j का j से, k का k से होगा, बाकी सब 0। तो देखो 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, तो 2 2 4 माइनस 3 कितना आया 1 आया कि नहीं आया, तो a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यहाँ क्या है 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ। तो ध्यान देना डॉट प्रोडक्ट में सेम ग्रुप का कंपोनेंट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सबका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। आगे मैं एग्जांपल कुछ दे दूंगा होमवर्क के लिए, तो समझ लेना, एक बार इसको ध्यान से देखना तो ये और अच्छे समझ में आएगा। देखो अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझ, ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिक्कत का है, लेकिन आंसर इससे बहुत ईजी आ जाते हैं। तो देखिएगा बताने जा रहा हूँ आपको, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, वो वेक्टर का फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे एक a है, ये b है, ये देखिएगा a है
6 क्या है, बी है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या आएगा, एक चीज एन कैप। एन कैप इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ये क्या है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। समझ गए। और एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, देखो दो तरीके से। अगर दो वेक्टर हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है, अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ध्यान से देखो, अपना एक राइट हैंड थंब रूल लगाओ। ये राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। तो जब आप ऐसे रोटेट करेंगे, थंब कहाँ जाएगा, ऊपर। तो जब आप ऐसे जाएंगे तो रिजल्ट किधर जाएगा, ऊपर। तो ये क्या होगा, एन कैप। लेकिन अगर आपने बी क्रॉस ए निकाला, क्या निकाला, बी क्रॉस ए निकाला, अगर आपने बी क्रॉस ए निकाला तो अब आपका जो थंब है, वो फिंगर है, वो ऐसे रोटेट होंगी। कैसे रोटेट होंगी, ऐसे। जब ऐसे रोटेट होंगे तो थंब किधर जाएगा, नीचे जाएगा। तो बी क्रॉस ए किधर जाएगा, नीचे जाएगा। ये देखो यहाँ पर, ये अगर आप देखो थंब अगर राइट हैंड में करोगे तो ये कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो रिजल्ट किधर है, प्लेन के। ये एक प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर अपोजिट जस्ट आते हो, बी क्रॉस है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है। और दोनों, ये जो ऊपर रिजल्ट सी आया और इसका नीचे वाले माइनस सी अपोजिट होंगे। तो देखो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होती है, बाई राइट हैंड थंब रूल। किससे होती है, राइट हैंड थंब रूल से। अगर थंब एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ऊपर, अगर थंब क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन प्लेन के नीचे। और रिजल्ट जो आएगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इसके बीच थीटा एंगल है, तो रिजल्ट इसके प्लेन के ऊपर की तरफ या तो प्लेन के नीचे की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो ए क्रॉस बी सी रिजल्ट आया। देखो ए बी साइन थीटा, यहाँ पर एक एन कैप लगा होगा। यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है। देखो माइनस क्या शो करता है कि जस्ट अपोजिट कर दिया आपने तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है, ये माइनस लिखा है। ये देखो, ये माइनस क्या शो करता है कि ए क्रॉस बी कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो बी क्रॉस से अपोजिट आ गया, तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट ऊपर होगा और बी क्रॉस बी का रिजल्ट नीचे होगा, जो दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर को शो करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। ये देखो, ये माइनस। अब देखो ये आइडेंटिटी है, उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, मैं आगे बताऊंगा। देखिए अभी मैंने बताया, फिर से एक बार समझ लो क्या होता है इसका रिजल्ट। जैसे लिखा, दो वेक्टर हैं ए बी, ए से बी गए तो ए क्रॉस बी आया, बी से ए आए तो बी क्रॉस ए आया। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। लेकिन जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो अगर ध्यान से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन पर प्लेन के ऊपर की तरफ होगी, ए क्रॉस बी, तो एन कैप मान लो इसको। जो बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो उसका थंब किधर आएगा, नीचे आएगा ऐसे। तो इसका जो डायरेक्शन होगी माइनस एन कैप होगी। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। माइनस साइन लगा कि नहीं लगा, समझ गए ना। लेकिन डॉट वाले में ऐसा नहीं था, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए था, क्योंकि वहां कोई भी डायरेक्शन का यूज नहीं होता था। लेकिन क्रॉस में होगा। अब देखो इसका जो वो नोटेशन है आई जे के फॉर्म में कैसे करेंगे, आई जे के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से। पहले मैं सेम का करके दिखाता हूँ। सेम में एक देखते हैं, आई क्रॉस आई कितना होगा। तो वो आई का मैग्नीट्यूड 1 साइन थीटा होता है ना,
फिर जे का मैग्नीट्यूड दूसरे आई का भी 1, ए का दूसरा आई का 1, साइन दोनों के बीच एंगल कितना है 0 बाई आई का आई से एंगल कितना होगा 0 इंटू एन कैप, कुछ भी हो सकता है, तो रिजल्ट कितना आया 0 एन कैप। कैसे वेक्टर है, नल वेक्टर है। मतलब अगर सेम का करोगे तो जे क्रॉस जे भी कितना आएगा 0 वेक्टर, के क्रॉस के भी कितना आएगा 0 वेक्टर। लेकिन अगर अपोजिट करो तो देखो आई क्रॉस जे करता हूँ तो आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर बी का, तो जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन दोनों के बीच एंगल 90। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखो 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 सही, देखो यहाँ पर हम आई क्रॉस जे निकाल रहे हैं, मतलब आई से जे की तरफ जा रहे हैं। कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज थंब लगाओ, ऐसे अपना थंब लगाओगे तो ऐसे आपका थंब घूमेगा और ऐसे फिंगर घूमेंगी, थंब कहाँ आएगा बाहर आएगा, ये नहीं आएगा, थंब बाहर की साइड आएगा, ऐसे फिंगर घूमेंगी थंब बाहर की साइड आएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो प्लेन है, सामने प्लेन है। अगर वहाँ नहीं बनाना तो मैं और सिंपल तरीका बताता हूँ, एक सेकंड, इसका एक सिंपल तरीका है। यहाँ पर देखो ये आई है, यहाँ जे ले लो, ऊपर के ले लो, तो देखो आई से जे जा रहे हो तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ऊपर के है ना, तो प्लेन अपोजिट हो गया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पर समझने की जरूरत है। मैं पूरा एक बार रिलीज करके आपको समझा देता हूँ। कैसे देखना, देखो ऐसे है, ऐसे ये आई है, ये जे है, इसका ये प्लेन है, ये क्या है प्लेन है। आपको कहाँ से कहाँ जाना है, आई से जे जाना है, आई से जे जाना है, तो आई से जे गए, तो आई से जे थंब अपनी फिंगर को कर्ल करो, अपनी फिंगर को ऐसे कर्ल करो, ऐसे कर्ल करो, ऐसे कर्ल करोगे तो थंब कहाँ आएगा, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जे की डायरेक्शन में बाहर की तरफ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो आई और जे की डायरेक्शन किसकी इक्वल हुई, के की इक्वल हुई कि नहीं हुई। यहाँ क्या वेक्टर होगा के, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आ गई के। मतलब साइक्लिक फॉर्म चलता है, ऐसे साइकिल बना लो, ऐसे आई जे के, तो आई का रिजल्ट जे के साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया के आ गया, ठीक है। इस तरह बाकियों को भी आप निकाल सकते हैं, जे क्रॉस के। अब देखो जे से के में जाना है, तो जे क्रॉस के आप ऐसे फिंगर कर्ल करो तो रिजल्ट थंब इधर आएगा आई के साइड, जे क्रॉस के इक्वल टू आई। और के से आई की तरफ जाओ तो के क्रॉस आई कितना आएगा रिजल्ट जे, थंब ऊपर की तरफ जाएगा। आप ऐसे खुद ही कर लेना, जब आप ऐसे करोगे तो अपने थंब को, हाथ को, तो थंब कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। जस्ट अगर आप अपोजिट कर दो तो ये निगेटिव हो जाएगा, जे आई क्रॉस जे के होता है, अगर इसी को माइनस के करना हो तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आई क्रॉस जे, यही माइनस के क्रॉस जे, यही माइनस आई क्रॉस के। मतलब अगर ऐसे जा रहे हो तो आई जे इक्वल टू के, जे के इक्वल टू आई, ऐसे है आई जे के, ठीक है। अगर आई जे इक्वल टू के, जे के इक्वल टू आई, के आई इक्वल टू जे, तो अपोजिट कर दो तो जे आई इक्वल टू माइनस के इक्वल टू माइनस, अपोजिट कर दो। अभी तो मैंने बताया था ना, ये देखो यहाँ पर जे कहाँ गया, यही तो है, ये देखो ये माइनस साइन। अगर ए क्रॉस बी में जाओगे तो ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी में जाओगे तो ए क्रॉस बी आएगा, तो बी क्रॉस ए में जाओगे तो माइनस सी आएगा। दोनों क्या हैं इक्वल हैं, बट साइन माइनस में लग गया। आपको बड़ा लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अभी देखो इसके पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पर है नहीं,
ये है पहले तो ये लिखा है नया सामने तो लिख रहा है ये सामने देखो यही तो है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए तो आई क्रॉस जे इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई सॉरी जे क्रॉस के इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे के क्रॉस आई इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के। तो इतना बेसिकली वेक्टर का है। अब देखो मैंने कई सारे चैप्टर आपको पढ़ा दिए समझ में अगर ध्यान से देखोगे इनको एक बार पीडीएफ नोट इसकी मिल जाएगी आपको उसी में लिंक में डिस्क्रिप्शन में। और मैं इसको एक बार आपको और थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसमें क्या करना है आपको। जैसे यहाँ पर है मान लो इसका एक एग्जांपल दे करके देखता हूँ समझाता हूँ। तो वैसे दिक्कत की बात नहीं। जैसे ए लिखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप ठीक है। अब बी लिखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो इसका निकालने का एक डिटर्मिनेट मेथड होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ऐसे डिटर्मिनेट बनाओ ऊपर लिखो आई जे के। यहाँ फर्स्ट ए के कंपोनेंट तो आई का 1 जे का 2 के का यहाँ बी के 2 माइनस 1 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल सा तरीका है पहले लिखेंगे आई फिर लिखेंगे माइनस जे फिर प्लस लिखेंगे के। अब आई जब लिखेंगे तो आई की रो और कॉलम छोड़ दीजिए। क्या है 2 1 जा 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 और 1 माइनस माइनस का माइनस तो ये माइनस बीच में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ जे माइनस के लिखते हैं जे का लाइन छोड़ दो तो 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2 के लिए के की लाइन छोड़ दो और रो छोड़ दो तो 1 1 जा माइनस 1 यहाँ है 2 2 जा 4 बीच में माइनस होता है 4। यहाँ प्लस क्यों आया क्योंकि 1 1 जब माइनस 1 आएगा या माइनस ऑलरेडी तो प्लस आ गया। देखो 2 प्लस 1 कितना आया 3 आया कि नहीं आया। यहाँ माइनस 2 में एक गए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 जी। यहाँ माइनस 1 माइनस 5 के गए। ये इसका रिजल्ट है। समझ गए नहीं समझ गया। इसको एक एप्लीकेशन घर में करके देखना। मैं आपको बुक बता देता हूँ आप डीसी पांडे की बुक ले लीजिए। अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो एक एसएल और ओरा की बुक आती है सभी 11th की है भी ले लो अभी जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार देखना। ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। फिर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना मैं उसको एक बार और डिस्क्राइब कर दूंगा। इसकी पीडीएफ नोट मिल जाएगी और इसके जो अभी तक मैंने जो चैप्टर आपको पढ़ाए उसमें आपको कुछ चैप्टर हैं जैसे मैं बता रहा हूँ वो चैप्टर अब हम एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं जैसे मैंने कहा मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको पहले फिजिकल वर्ड पढ़ाया। वीडियो देख सकते हैं पुराने वीडियो आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएंगे। फिजिकल वर्ड यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया डायमेंशनल एनालिसिस। इसके बाद एरर एनालिसिस पढ़ाया मैंने अभी आज। इसके पहले एक वीडियो था मैथमेटिकल फिजिक्स और अभी लास्ट में पढ़ा दिया वेक्टर एनालिसिस। बेसिकली इतने टॉपिक अपने हो गए बहुत अच्छे से कवर। अब अपन क्या करेंगे कल कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के पीवाईक्यू होंगे या डेली प्रैक्टिस पेपर टाइप में कोई एक नोट्स लाएंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की और उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आप एक बार इसको रिवाइज करके आइएगा पूरे वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम कल मैं एक पूरा इसका जितने भी अभी तक जो ये टॉपिक हैं जितने भी फिजिकल वर्ड यूनिट डायमेंशन एरर एनालिसिस मैथमेटिकल फिजिक्स और वेक्टर एनालिसिस इन सबके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू भी लाऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा डीपीपी टर्म है तो इन सबको अच्छे से रिवाइज करना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज डेट कौन सी है?
डेट 7 है ना, 7 अप्रैल 2024।